मैडम चैट बॉक्स में है ओके जी सर, 1 by 1 जी स्टार्टिंग से कुछ क्वेश्चंस हैं। श्योर सर, श्योर। There is a question, sir, in the Charak Sutra chapter 13. Acharya started chapter with Sankhya Sankhyat Sankhya. Sir, kindly explain that if these words also indicate statistics, and if yes, then how? Also kindly explain these words. It was asked by Krishna Varlani. Okay, sir, there are many words for other sciences have been explained in Charak Samhita, and Sankhya is a very important division of darshan. Sankhya darshan itself is a very big philosophy in Ayurveda, and Sankhya, Sankhyikai, and so many different experts of Sankhya Shastra were already there. So when Charak at one end, at the very end of his treatise, says that Vina Tarkena ya Siddhi Yadricha Siddharevisa. So he also wanted to minimize the effect of Yadricha in practice. And so I think it is obviously my opinion, not a fact, that when they emphatically say that Eranda Moolam Rushyam Vata Haranam, so all these kind of inclusion criteria and the conclusion might have been after extensive randomized controlled trial and with minimization of Yadricha. So the importance of Sankhya was always there. Sankhiki was always there. And there are hundreds of such examples, especially in mathematics in Ayurveda book. But those examples are not from statistics. Those are mathematical examples. Those can be exemplified, added, and statistical derivations can be made. As I told you, sir, those in chapter 4, when we want to find out just one drug, for example, if I know for sure because I made that study that there are 9 subsets where Pipli is mentioned. So a homework for all the dear students that they should go and make that subset actually. कि Pipli किन-किन 9 subsets में है. तो पिपली बायो एनहांसर्स के रूप में यूज होती है, तो एक स्टैटिस्टिक्स का यूज है। तो शब्दों का तो सर जैसे अर्बुद विद, क्षार विद, वैसे ही सांख्य विद भी थे। सर एक क्वेश्चन है फ्रॉम यमन कुमार शर्मा, can we say that clinical significance have more importance than statistical significance in respect of Ayurveda study, as sometimes we notice symptomatic relief is more appreciable than any diagnostic test value? You want to say that कि कई बार हार्ट पेशेंट में symptomatic relief अर्जुन का ज्यादा मिल जाता है incomparable to the changes in ECG. So okay, ठीक है ना? so क्या होता है कि ये सारी बातें एनेक्डोटल एविडेंस में जाती है। एक एविडेंस का पिरामिड है, हायरार्किकल पिरामिड ऑफ एविडेंस कहते हैं उसको, जिसमें सबसे टॉप पे मेटा एनालिसिस है और सबसे नीचे एनेक्डोटल एविडेंस है। उसके बाद केस स्टडी आती है, उसके बाद केस सीरीज आती है, अगर 7 से ज्यादा हो तो केस सीरीज, और उसके बाद एक पायलट स्टडी, फिर सिंगल ग्रुप स्टडी, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट स्टडीज, फिर डबल रैंडमाइज स्टडीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब हम एविडेंस की बात कर रहे हैं तो आप अगर ये कहें कि स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं था, सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है कि सिम्टोमेटिक अच्छा हुआ, तो ये तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में तो चल ही रहा है ना। आयुर्वेद 3000 साल से इसीलिए चल रहा है कि वो क्लिनिक में वो रिलीफ प्रोवाइड कर रहा है, कोविड में रिलीफ प्रोवाइड कर रहा है ग्रास रूट लेवल पे, स्टैटिस्टिक्स हो या ना हो उसकी हमको जरूरत ही नहीं है। वो तो मैं मानता हूँ, बिल्कुल पूरे सम्मान के साथ इस बात को कह रहा हूँ मैं कि हमें इसकी आवश्यकता नहीं अगर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। पर अगर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के साथ हम स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस का सपोर्ट भी लगा देते हैं तो फिर उसको पूरी दुनिया भी मानने लगती है कि हाँ सही है, इसका इफेक्ट होता है, ये इतना ये स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस इसका है। इसको अगर हम समझ लें स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का अंतर, तो अगर 2 यूनिट बीपी कंसिस्टेंटली कम हुआ है 100 पेशेंट में तो स्टैटिस्टिकली हाईली सिग्निफिकेंट हो जाएगा।
एकदम ग्रेटली सिग्निफिकेंट हो जाएगा स्टैटिस्टिकली, क्योंकि 100 पेशेंट में किसी अपने आप नहीं हो सकता, बाय चांस नहीं हो सकता अपने रीडिंग की, कोई आपने दवा दी और 2 यूनिट कम हुआ है, तो वो क्लिनिकली कितना सिग्निफिकेंट है ये आपको तय करना। स्टैटिस्टिकली तो सिग्निफिकेंट है, मैंने उल्टा क्वेश्चन पूछा है, क्लिनिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है ये आप तय करो। अगर ये बॉर्डर लाइन पे प्री हाइपरटेंसिव तो क्लिनिकली भी सिग्निफिकेंट है। आपने प्री हाइपरटेंसिव व्यक्ति को नॉन हाइपरटेंसिव बना दिया है बाय डेफिनेशन, तो वो सिग्निफिकेंट है। पर अगर 270 है उसका बीपी, उसको कंसिस्टेंटली आपने 260 268 पे ला दिया कंसिस्टेंटली मीन, तो क्या फायदा उसका, वो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। Okay, sir. One more question is there. I think ये काफी repeatedly हो चुका है discuss, but what can it is from Anjali Goyal. What can be an ideal sample size for a clinical study? Okay. So Ideal, you should decide, Dr. Saab, Anjali ji, what is your ideal power of the study, at what level you want that evidence to be there, then that decides the sample size. It is not, कई बार ये हमने मिथ्याभास कर रखा है, हमारे दिमाग में हमने छाप रखा है कि 30 is a good sample size for any group. अगर क्लिनिकल स्टडी करनी है 30 का सैंपल साइज काफी है, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है कि आपके कितने, कौन सी डिजीज है, उसका इंसिडेंस क्या है, पावर ऑफ स्टडी क्या है, प्रीवियस कोई स्टडी है उसका एसडी कितना था, और उससे सैंपल साइज कैलकुलेट होता है। तो हो सकता है कि वो 6-7 मिनट का भी सैंपल साइज हो जाए, बहुत रेयर अगर डिजीज हो। n is equal to 1 भी बड़ा इंपॉर्टेंट सैंपल साइज है, प्रोवाइडेड उस प्रकार की स्टडी डिजाइन। n is equal to 1 अच्छा सर, आयुर्वेद के लिए बहुत अच्छी स्टडी है, स्पेशली जब हम ब्लैक बॉक्स डिजाइन की बात करते हैं, जब हम पुरुषम विषयो भवेत् विषय उत्तम की बात करते हैं, तो हम तो सिंगल पेशेंट इंडिविजुअल स्टडी करना चाहते हैं, जिसमें हम बहुत सा हम रैंडमाइजेशन ट्रीटमेंट की करेंगे, ना कि पेशेंट की, ऐसे डिजाइन उपलब्ध है। तो सैंपल साइज तो आपके ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है और कैलकुलेशन कर लेना चाहिए उसका, बहुत आराम से उपलब्ध, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्मूले उपलब्ध है नेट पे। इंस्टेड जिस कंपनी का है ग्राफ पैड का, उन्हीं का एक सैंपल साइज कैलकुलेटर भी है, फ्री है। जी सर। सर एक क्वेश्चन है डॉक्टर चिन्मय आर, टू एक्सप्लेन द परसेंटाइल, उनको परसेंटाइल का थोड़ा मीनिंग एग्जैक्टली समझना है। परसेंटेजेस और परसेंटाइल में ये अंतर है कि मैंने एक, अगर हमने स्केल बना दी हाईएस्ट परसेंटेज से, जैसे किसी को 98% मिले, उसको हमने 100 मान लिया, हाईएस्ट है वो क्योंकि, और उसके बाद लोएस्ट से हमने फिर से उनके परसेंटाइल्स कर दिए। मैंने 10वें नंबर पे क्या है, 10th परसेंटाइल पे कौन उपलब्ध है, 30th पे कौन है। तो ये तरीका मार्क्स जो भी ये AIAPGT के मार्क्स जब हम रिड्यूस करते चले जाते हैं कि अच्छा अभी ठीक है, जिनको 40% मिले वहां तक चले गए, 35 तक चले गए, उनको परसेंटाइल्स में डिपिक्ट करना ज्यादा अच्छा होता है कि इस परसेंटाइल वाले लोगों को हम ले लेंगे। परसेंटेज से थोड़ा सा अलग होता है ये, और उनको हम एक स्केल पे डाल सकते हैं और ये कह सकते हैं कि 10th परसेंटाइल में इतने लोग हैं, 10th परसेंटाइल के ऊपर इतने लोग हैं। ये मार्क्स के संदर्भ में तो आता ही है, पर ज्यादा काम आता है जब हम उसको बर्थ वेट हाइट के साथ ऐड करते हैं, तो एक ग्राफ बनता चला जाता है। और ये ग्राफ्स अवेलेबल है, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने दे रखे हैं। तो ये इतने परसेंटाइल में इस बच्चे का इतना ग्रोथ होना चाहिए, और वो इस परसेंटाइल में अगर नहीं आता है बच्चा, इस एज ग्रुप का बच्चा इतने वेट का इस परसेंटाइल में आना चाहिए, नहीं आता है, उसकी हाइट इतनी नहीं है, तो फिर वो परसेंटाइल के हिसाब से माइलस्टोन्स को पूरे नहीं कर रहा है, तो अब नॉर्मल है। इसलिए परसेंटाइल्स भी बड़े बहुत काम का स्टैटिस्टिक्स है। Sir, next question is again on the sample size. Do we need all time sample size calculation with formula, or there is any ideal sample size? I think ये चीज बताई जा चुकी है। कैलकुलेशन कीजिए ना, आइडियल सैंपल साइज आपके
नजर में कोई अलग हो सकती है ना। आइडियल ये अगर मैं आपको बच्चों को अगर पूछूं कि आइडियल आपका क्या ख्याल है, कौन है आपकी लाइफ पार्टनर, आइडियल कौन है, तो ये तो बहुत क्वालिटेटिव प्रश्न हो गया ना। इसका हो नहीं सकता कैलकुलेशन ऐसे आइडियल। तो आपके ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर आइडियल तय होंगे नंबर। यानी अगर डायबिटीज है, मधुमेह है या प्रमेह पे आप करना चाहते हो काम, तो आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस बताने के लिए बहुत ज्यादा नंबर लगेंगे, क्योंकि उसका प्रिवेलेंस और इंसिडेंस बहुत है, एसडीवी बहुत है। तो आपको सैंपल साइज भी ज्यादा चाहिए होगा। आप ये कहो कि 30 पेशेंट में मुझे ऐसा रिजल्ट मिला, तो हंसने लगेंगे लोग, ये क्या मैंने मधुमेह में। पर वही अगर आप रेयर डिजीज हो, अल्जाइमर की बात करें, आप पार्किंसनिज्म की बात करें, आप रेबीज की बात करें, या मैंने इस प्रकार की कोई थोड़े से रेयर डिजीज है, इंसिडेंस जिसका बहुत कम है, इन्फेक्टिविटी अलग प्रकार की है, या कोविड में, कोविड के ज्वर में नहीं, कोविड के माइल्ड वाले कंडीशन में, इसको आप समझ सकते हो 98% पेशेंट ऐसे ही ठीक हो रहे हैं, माइल्ड टू मॉडरेट। उसके जो कॉम्प्लिकेट साइटोकाइन स्टॉर्म को अगर आप 4 को भी ठीक कर देते हो तो बहुत सिग्निफिकेंट सैंपल साइज है, प्रोवाइडेड वो साइटोकाइन स्टॉर्म एस्टेब्लिश्ड है। वो लंग फाइब्रोसिस आपका वो पहले लेके आया है, प्री लंग फाइब्रोसिस, पोस्ट लंग फाइब्रोसिस की HRCT रिपोर्ट्स है आपके पास, उसमें आप 4 पेशेंट का भी दे दो, सैंपल साइज सिग्निफिकेंट। आप ज्वर को ठीक कर रहे हो, श्वास को ठीक कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि 4-5 पेशेंट गुड इनफ है, उसमें आपको 80-90 की बात करनी चाहिए। There's one question from Dr. Shivraj Dhyaneshwar Navale. He is a PG student in Shalya Tantra first year and wants to work on evaluate the efficacy of Ayurveda local ointment in infected wound management. What will be the ideal sample size in open single arm study? Again, a little relevant you have question. to calculate, and there are formulas. Generally, the most popular and useful formula, easiest formula, is of a, you have to find out a similar study, check out the prevalence incidence, and SD. Only SD is needed. You just fill that these 2 things in the formula bar, and you will get the sample size. There are very extensive sample size calculation, formula for sample size calculations. I will request Mandeep ji to just conduct a sample size calculation workshop, because most of the questions are for that. So why not invite people like Supriya ji, who is a हस्ताक्षर, बड़ी हस्ताक्षर है, वो अगर सैंपल साइज पे एक लेक्चर ले ले, आधे घंटे में समझा देगी। और होमवर्क करे बच्चे, नोटबुक और पेंसिल, कंप्यूटर, कैलकुलेटर लेके बैठे और 2-4 प्रॉब्लम सॉल्व करे सैंपल साइज के। सर ये बात उठ रही है और हम लोग जरूर रखेंगे, आपको और सर को, मैम को और सभी ऐसे जो भी आप लोग रहेंगे जरूर करेंगे। थैंक यू। So one last question is there about the applicability of mean. What is the applicability of mean, assumed mean, and weighted mean? Why 3 types are given? How can we use them differently? I didn't get the question, please. Actually, the 3 types of means are there given. So the students just want to know why these types are given. What is the applicability of these different kinds of means? Where can we use these different means? Where can we use in a distinguished way? Basically, there are already 3 measures of central tendencies: mean, median, and mode. Apart from that, when you are using an assumed mean, that means you are not arriving at a proper mean by calculation at all. You have that need of assuming the mean. So there are some certain special situations where you might be needing to apply those assumed means. Then there are weighted means also. The special conditions are there. They are not easily applicable in, not seen in routine practice, but definitely there is use for that. Weighted as in when we do in some calculations, we need to put some weight on. Otherwise, you have to assume those things like X, and then you can make those calculations. Those formulas are available. You need not go into spark plug or
कार्बोरेटर ठीक करने की हमको जरूरत नहीं है इतने डिटेल्स में, ऐसा मुझे अभी भी लगता है। हमको एक्सीलरेटर, ब्रेक और स्टीयरिंग उससे भी ज्यादा सड़क के रूल्स वो फॉलो करने आवश्यक। ठीक है सर, thank you so much for your graceful session. Hope you all could be able to take benefit from your precious words and knowledgeable lecture. Thank you so much, sir, for being present here. Thank you very much for giving me an opportunity to share some of my thoughts. And again, thanks Mandeep ji and all Shikha ji for I am able to see one of my very dearest long lost friend Shrikant Babu ji. Namaste Shrikant ji.